क्लास में हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। बट इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि इस बार हमने क्या किया था, R इज इक्वल टू लिखा था बच्चों K इंटू कंसंट्रेशन की पावर क्या, N। तो इस बार हमने कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा था, तो तभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज कर रहा था। तो इसका यही मतलब है कि जो जो रेट इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, के इंक्रीज होने की वजह से होगा। तो होता क्या है बच्चों कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं हम तो के को इफेक्ट करता है, वो के इंक्रीज करता है, और के इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज होता है, रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो के होता है बेटा वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमने लिखा था जेड, एफ और पी पे। के जो है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जेड, एफ और पी पे। ठीक है, जेड को बोला था हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना ज्यादा कोलिजन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में उतना प्रोडक्ट बनेगा, राइट। दूसरा था एफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो हैं जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं, विच हैज क्रॉस द एनर्जी बैरियर। मैं अभी बता रहा हूं बेटा एनर्जी बैरियर क्या है, एनर्जी बैरियर। और जो पी है वो ओरिएंटेशन का फैक्टर है, जिसको हमने स्टेरिक फैक्टर कहा था। क्या कहा था, स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर बेटा। तो कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन, इफेक्टिव कोलिजन क्या था कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए हमारे दो कंडीशन रिक्वायर्ड थी फॉर रिएक्शन के लिए। एक तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, मतलब कुछ मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उनका प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। लेट्स सपोज क्या है, अगर आप ए, ठीक है ना, और आप ए बी से ऐसे मिलाना चाहते हैं और आप ए टू बी बनाना चाहते हैं, तो ये इधर से और ये इधर से अप्रोच कर रहा है, लेकिन तब तो ए टू बी बनेगा। लेकिन अगर आप सोचिए ये ए है और इधर है बी और ये लिख दिया मैंने ए टू, अब ये दोनों आपस में एस डायरेक्शन में अगर कंबाइन करेंगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार बी ए से कोलाइड करेगा। तो बनना क्या था, ए टू बी। तो कहने का ये मतलब है कि जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, जो कि हम आगे भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। तो लास्ट में मैंने ये बताया था बेटा कि जब हम क्या करते हैं, जो जेड है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या बोला था मैंने कि जो z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है बेटा, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है √3 RT/m। तो डेफिनेटली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा तो z की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो रेट है रिएक्शन का वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अभी भी क्या होगा, सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे, कोलिजन बहुत सारे हो रहे होंगे। हमने बताया था 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन होंगे पर सेकंड। तो सारे के सारे जो कोलिजन है बच्चों वो इफेक्टिव नहीं होंगे। वही कोलिजन इफेक्टिव होंगे जिन्होंने दो बैरियर को ओवरकम किया होगा, एक एनर्जी बैरियर को और एक ओरिएंटेशन बैरियर को। तो क्या होगा, अगर सफिशियंट एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के बीच में और उनका डायरेक्शन भी प्रॉपर है, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव का मतलब रिएक्टेंट मर जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा बेटा। ठीक है, राइट, क्लियर है बच्चों, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। करेक्ट है बेटा। तो ये था क्या हमारे पास जेड के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एफ के बारे में, राइट। एफ यहाँ पे क्या था, जेड, जो अभी मैंने के लिखा था बच्चों, तो के इज इक्वल टू क्या लिखा था, जेड, एफ और क्या, पी। ठीक है, राइट। तो हमने Z तो देखा, Z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है।
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जेड भी इंक्रीज करेगा, राइट। अब यहाँ पे एफ क्या है बच्चों, एफ वो है बच्चों जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे सोचें कि 10 लाख बच्चे जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, 10 लाख जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, जो अभी पेपर होगा, और उसकी जो मिनिमम कट ऑफ है लेट्स सपोज जो 80 मार्क्स की है, किसकी मार्क्स की, 80 मार्क्स। तो जिसके 80 मार्क्स से ज्यादा नंबर आएंगे बच्चों, वही जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होगा। तो मतलब जो रिएक्शन में जो पार्ट लिए और 80 नंबर सिर्फ कितने बच्चों के होते हैं, वो 1.5 लाख बच्चे होते हैं, 1.5 से 2 लाख बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स क्या होते हैं, 80 से ज्यादा होते हैं और जेई एडवांस में अपीयर होते हैं आउट ऑफ 10 या 11 लाख। सो दिस मीन्स क्या होगा, बच्चे कितने थे बच्चों, 10 लाख, लेकिन उनमें से क्या हुआ, सिर्फ 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जेई एडवांस के लिए अपीयर किया, मतलब क्वालिफाई किया, 80 मार्क्स से ज्यादा आए। तो आप सोचिए जो 300 नंबर का पेपर होगा बच्चों, 300 नंबर का जो पेपर होगा, उसमें मैं अगर आपसे पूछता हूं, इधर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इधर है मार्क्स, ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितने बच्चों के नंबर क्या होंगे, 0 आए होंगे, तो बहुत ज्यादा होंगे कि बहुत कम होंगे, जो 0 नंबर आए होंगे बच्चों उनके नंबर बहुत ही क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, जैसे ही आप 0 से आगे बढ़े, जब आप पढ़े 10 पे हुए, 20 पे हुए, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो जो स्टूडेंट है जिनके 10 या 20 नंबर आए होंगे वो इंक्रीज किए होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, राइट। फिर आप क्या पहुंचे होंगे, 50 पहुंचे होंगे, 50 पे थोड़े और बच्चों के नंबर आए होंगे, लेकिन जैसे ही मैं 50 या 60 पहुंचू तो 60 पे भी नंबर इंक्रीज करेंगे बच्चों के, और भी बच्चे होंगे जिनके नंबर इंक्रीज करेंगे। लेकिन अब मैं अगर 80 पहुंचू, 80, और अब मैं बोलूं क्या 80 के बाद 90 के जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, जो 90 नंबर होंगे 100 300 में से, तो वो क्या बच्चे नंबर अब ज्यादा हो रहे होंगे कम हो रहे होंगे। तो जैसे ही आप 80 या 90 के ऊपर जाएंगे तो बच्चों का जो नंबर है वो क्या होंगे, बच्चों के नंबर में, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 90 नंबर है या 80 से अबव है, अब उनके नंबर्स डिक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं अब 90 के ऊपर जाऊंगा, 100 जाऊंगा, तो और भी कम बच्चों के नंबर 100 आए होंगे, 100 मार्क्स। और अगर मैं 120 कहूंगा तो और भी कम मार्क्स आए होंगे और भी बच्चों के, ठीक है। या फिर मैं और कहूँ कि, और अगर मैं कहूँ कि कितने 150 आए होंगे तो और भी कम होंगे, मैं कहूँ 200 तो 200 बहुत ही कम बच्चों के नंबर आए होंगे। सो दिस मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बेटा, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और मार्क्स का। मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, अगर हम वैसे माने पेपर इजी या जैसे ही माने, तो लेट्स सपोज 100 मार्क्स जो हैं, उस वो 100 मार्क्स सब जो मार्क्स हैं, ज्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स कितने 100 हैं, तो 100 से जो कम है जिनके, वो भी बच्चे कम होंगे, और जिनके 100 से नंबर कम है ज्यादा है, वो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, कम होंगे बेटा। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का और किसका बेटा, मार्क्स का। अब लेट्स सपोज इस साल जो क्राइटेरिया रखा, जेई मेंस ने क्राइटेरिया रखा कि भैया जिसके 150 नंबर आएंगे या 150 से ज्यादा नंबर आएंगे वही जेई एडवांस में क्वालिफाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये 100 है बेटा, और ये कितना है, 150 है। तो मुझे बताओ जितने डॉट, यहाँ पे जो डॉट है बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिएक्शन में पार्ट लेंगे, ये वाला पोर्शन में, ये वाले जो पोर्शन में जो स्टूडेंट हैं वही पार्ट लेंगे जेई एडवांस के पेपर में कि नहीं लेंगे, बताइए बच्चों, यस या नो। यस सर। सो दिस मीन जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे, रिएक्शन का मतलब कुछ बनने वाले हैं जेई जेई एडवांस में पेपर देने, और मे बी इंजीनियर या जे आईआईटी में पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ इतने ही बच्चे हैं बेटा। सो रिएक्टेंट तो बहुत सारे थे, बट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट बनने का मतलब हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, तो प्रोडक्ट बनना इंजीनियर, और वो भी अगर आईआईटी से आप बनना चाहते हैं। सो दिस मीन्स क्या होगा, इतने सारे स्टूडेंट में सिर्फ इतने ही पोर्शन ऑफ, इतने ही स्टूडेंट हैं जो इंजीनियर बनने के लायक हैं, जो इंजीनियर बन सकते हैं या जो इंजीनियर बनेंगे। सो दिस मीन्स बेटा ये जो है यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिनके पास क्या है, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है रिएक्शन में, सॉरी क्या करेंगे, सफिशिएंट एनर्जी है किसमें, प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये ग्राफ क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है, बताइए।
यस सर। ठीक है, Yes, sir. राइट। अब देखिए, हाँ, क्या कहते हैं, आर्यन आप पूछ रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने कल बताया था। लेट्स सपोज आर्यन आपके नंबर कितने 100 नंबर आए, ठीक है, राइट, और आपको चाहिए कितने थे 150, तो कितने का गैप है बेटा आपके पास आर्यन? 50 का गैप है। ये जो गैप है बेटा, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब क्या था, 100 मार्क्स तो आपके पास थे और 150 आपको चाहिए थे। सो दिस मीन्स क्या होगा, आपके कितनी मिनिमम एनर्जी और चाहिए थी आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए? कितनी चाहिए आर्यन? 50। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको क्या कहेंगे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। और ये जो 150 वाली जो वैल्यू है बेटा, जो 150 जो मार्क्स है, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बैरियर, क्रॉस करना, तोड़ देना। सो दिस मीन्स अगर हमारे पास हमारे 100 नंबर है और हमको चाहिए 150, ठीक है, राइट, तो दिस मीन्स क्या होगा, तो थ्रेशोल्ड जो वैल्यू, ये जो एनर्जी है, इससे जब ज्यादा एनर्जी आपकी हो जाएगी, तभी क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? सर रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी वेरी करेगी या सबकी सेम रहेगी? ना बेटा, वेरी करेगी, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी बेटा। वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा बेटा। ओके। क्योंकि ये जो ग्राफ है आर्यन, विभोर ना बेटा, हर किसी के लिए ग्राफ ऐसा नहीं होगा। किसी का ग्राफ विभोर ऐसे हो सकता है बेटा, ऐसे, किसी का ग्राफ ऐसे हो सकता है बेटा, बट नेचर ग्राफ का ऐसे ही रहेगा, बेल टाइप ही रहेगा बेटा नेचर। ठीक है, तो किसी के लिए ये वैल्यू ये हो सकती है, किसी के लिए वैल्यू ये हो सकती है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन बेटा। ओके सर। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट, ठीक है। तो क्या है, जैसे अगर ऐसे सोचिए, जैसे अगर हम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड, और मैं एक और वैल्यू बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ठीक है, राइट, जैसे अगर हम कहें ये ग्राफ था इसका, या मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू थोड़ी और आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ठीक है, राइट, बाद में हम उसको आगे जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। क्लियर है बेटा? राइट, तो क्या होगा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है ना, इधर क्या था बेटा, अब मैं, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल FOM, और इधर क्या है बच्चों? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। तो हमने बोला था सिर्फ इतने मॉलिक्यूल जो इधर आएंगे, इधर भी हैं, लेकिन ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इन पे क्या है, इन्होंने अपना एनर्जी बैरियर क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया? एनर्जी बैरियर क्या कर दिया? क्रॉस कर लिया। मतलब इतने ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, मतलब इनके कोलिजन से ही क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये जितने मॉलिक्यूल है इन पे एनर्जी कम है, ये कितने भी आपस में कोलाइड कर ले बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, कुछ इसका नंबर भी होगा बेटा, क्योंकि ये सारे डॉट नंबर्स हैं, तो इनका कुछ नंबर भी होगा। मे बी लेट्स सपोज मैंने वहां पे बताया था कि 1.5 लाख बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका कुछ अमाउंट है, आउट ऑफ 11 लाख स्टूडेंट सिर्फ 1.5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं जेई एडवांस में। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ये कुछ नंबर है, और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा, ये जो नंबर है, ये नंबर आर्हीनियस ने कैलकुलेट किया था, और ये जो नंबर आता है बेटा, वो इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल e⁻ अपॉन क्या बेटा? RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मतलब इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया है, ये जो डॉट डॉट है, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनका नंबर इतना होगा, E एक्सपोनेंशियल है बेटा, -E अपॉन RT बेटा। E जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, R है गैस कांस्टेंट, और T क्या है बच्चों? टेम्परेचर इन केल्विन, और FOM क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कभी पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव क्रॉस द एनर्जी बैरियर, तो आपको आंसर बोलना है बेटा E⁻ अपॉन RT बेटा। क्लियर है? तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो आप देखिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए क्या होगा बच्चों, ये E⁻ अपॉन RT है, तो आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो ये नेट वैल्यू क्या करेगी बच्चों? बताइए, ये वाली वैल्यू क्या करेगी? नेट वैल्यू डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करेगी तो ये माइनस साइन है, तो नेट वैल्यू क्या करेगी? टोटल वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी।
है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, टेम्परेचर नीचे है बेटा, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होल वैल्यू डिक्रीज करेगी, बट ये क्या है, नेगेटिव साइन है, 1 ऐसे लिख सकते हो आप, तो नेट वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है, और नंबर अगर इंक्रीज कर जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। ठीक है राइट, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ बच्चों, अब आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है राइट, सो एफ क्या है बेटा, एफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, चेंजेस रैपिडली इन मोस्ट रिएक्शन विद स्मॉल टेम्परेचर चेंज। तो होता क्या है, एफ चेंज होता है बेटा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। So the F fraction of molecule with energy greater than or equal to activation energy is equal to क्या होता है बेटा, F is equal to E T to the power minus E upon RT। T बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर केल्विन में लेना है बेटा आपको, E एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, E एक्सपोनेंट है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल वो है, फंक्शन है। क्लियर है बेटा, क्लियर है सान्या, क्लियर है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट बेटा प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ कोई। सर यहीं से लिखना? हाँ जी बेटा, बस यहीं से, कल तो क्लास में यहाँ तक लिखा था ना हमने, एक्टिवेशन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये लिखा था बेटा, कल मैंने लिखवाया था, ये आपको देखिए आप यस लास्ट सर में। लिखवाया था। हाँ तो बस उसी के आगे कंटिन्यू करना है बेटा, बस यहीं से। आदित्य समझ में आया? आदित्य की आवाज कनेक्ट हुई कि नहीं हुई बेटा? आया सर, समझ में आ गया। आ गया बेटा ना, ठीक। बारिश हो रही क्या आदित्य उधर भी? मतलब पहले थी, अब तो बंद होगी, मतलब आधा घंटा हुई थी। अच्छा, लिख लिया बच्चों? राइट, सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। ठीक है बेटा, कुछ स्पेलिंग नहीं समझ में आएगी बेटा तो पूछ लेना। सर रैपिडली की बात क्या लिखा है? रैपिडली कहाँ लिखा था बेटा, रैपिडली इन मोस्ट रिएक्शन विथ स्मॉल टेम्परेचर चेंज बेटा, विथ स्मॉल टेम्परेचर चेंज, एफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या है, क्लियर, लिख लिया बेटा? ठीक है बच्चों राइट। अब देखिए होता क्या है बेटा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ये सेम ग्राफ बेटा लास्ट ईयर ना गैसेस स्टेट में भी बनाते थे हम, स्टेट्स ऑफ मैटर में, राइट। तो होता क्या है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखिए होगा क्या बेटा, ग्राफ कैसे डिप होता है। ये ग्राफ था टी टेम्परेचर पे, हाँ ध्यान से रखिएगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज आपने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है बेटा। तो लेट्स सपोज पहले जो मॉलिक्यूल थे वो इतने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे, ये T+10 का ग्राफ है। तो लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे जो ये वाले जो पोर्शन है इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी अब रिएक्शन में पार्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मुझे बताइए क्या नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हो गए जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना राइट, क्या अब वो उनका नंबर इंक्रीज कर गया कि नहीं करा, बताइए? यस सर। पहले सिर्फ ये वाले पोर्शन था बेटा, सिर्फ ये वाले रिएक्शन में पार्ट ले रहे थे इतने,
लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो अब ये सब रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन। सो क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा तो ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाता है और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आगे के शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाउ टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है और वो जब कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, और हमारा रेट भी क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बना रखे बेटे कि दोनों ग्राफ आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ठीक है राइट। आप देखिए इधर क्या है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इधर एनर्जी है, ठीक है ना राइट। पहले ऐसे पोर्शन था जब ये टी टेम्परेचर पे था, जब आपने T+10 किया बेटा तो ग्राफ थोड़ा नीचे आकर आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। नाउ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज बीन इंक्रीज्ड, देयरफॉर द रेट विल आल्सो इंक्रीज बेटा। तो प्लीज ड्रॉ कर लेंगे बेटा इसको। तो जो डॉटेड पोर्शन दिखा रहा है बेटा वो क्या बता रहा है, द नंबर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। These particles are actually participating in the reaction, बाकी सब तो इनका कोई रोल नहीं है रिएक्शन में, सिर्फ इतने ही पार्टिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्लियर है बेटा, लिख लिया? एक मिनट सर। ठीक है बेटा। तो हमने अभी तक बेटा हमने जेड के बारे में सीखा, फिर हमने एफ के बारे में अभी सीखा है, ठीक है ना राइट। ये तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना? हाँ जी बेटा, कई काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी लिखा रहता है बट आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा। टन सर हो ये गया बेटा? आपने हाँ सर जी आपने बेटा बोलिए। दूसरे वाले ग्राफ में T इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? यहाँ पे बेटा ये T+10 लिखा है बेटा। अच्छा हाँ +10 डिग्री, जब मैंने 10 डिग्री बढ़ाया, हम यही तो कर तो रहे थे ना 10 बेटा पहले। डिग्री बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ा कुछ सकते भी हैं। आप बढ़ा सकते हो मैंने, बट हम पहले से ये देखते आ रहे हैं ना कि 10 डिग्री बढ़ाने से रेट डबल हो जा रहा, हमने सीखा था ना पहले राइट। तो उसी के उसमें बढ़ाया मैंने, बट आप कुछ भी बढ़ा सकते हो बेटा, ऐसा कोई 10 नहीं, हमेशा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। 10+2 हो या 10+5 हो या 10+100 हो, ग्राफ ऐसे ही रहेगा बेटा। तो कोई वो नहीं है कि आपको 10 डिग्री ही बढ़ाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है बेटा? टर्न करें बेटा पेज। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा राइट। अब देखिए यहाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है बेटा, हाँ एक एक्सपेरिमेंट का डाटा लिखा हुआ है। आपको जरूरत नहीं है डाटा लिखने के लिए, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस डाटा से, वो आप देखिएगा, कंक्लूजन जरूर लिख लीजिएगा बेटा। हाँ तो अगर आप देखिए ध्यान से बेटा, हाँ ठीक है राइट, ठीक है राइट। ये तो मैंने ये पहले लिखा था, इफ यू सी फ्रॉम द ग्राफ
एफ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो एफ इंक्रीज कर रहा है बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा बच्चों, टेम्परेचर क्या किया, पहले 298 केल्विन था और मैं अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देख रहा हूँ, मतलब वो डॉट दिखा रहा हूँ कि डॉट कितने हैं वहां पे। तो 298 केल्विन पे एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, 50 किलो जूल पर मोल। तो कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं एट 298 केल्विन पे जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल है? तो उनका नंबर है 1.7 10 टू द पावर -9। अगर मैं 308 लिखता हूँ केल्विन, 10 डिग्री बढ़ाया मैंने, तो ये 3.29 हो गया। देखिए जस्ट लगभग डबल हो गया। और मैंने अगर 10 डिग्री और बढ़ाया तो ये लगभग और डबल हो गया। तो जैसे जैसे आप 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं बच्चों, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है उनका नंबर क्या कर रहा है, डबल हो रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है राइट, मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो देखता हूँ फ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, 50 है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने थे, यही वाले। लेकिन अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर दूं बच्चों, तो आपको क्या लगता है, फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर दूं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे बच्चों, बताइए। डिक्रीज डिक्रीज करेंगे। आप ऐसे सोचिए ना कि जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ थी 150 नंबर की, अगर मैं उसको 200 नंबर कर दूं तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे बच्चों, बताइए। डिक्रीज सर। डिक्रीज करेंगे। आपकी जैसे जैसे कट ऑफ के मार्क्स इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ क्या स्टूडेंट भी कम होते चले जाएंगे। तो अगर आप देखिए मैंने 50 से कितना कर दिया, अगर कट ऑफ 50 थी पहले, अब 75 होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीज करके 10 टू द पावर -9 था, 10 टू द पावर -14 है। अगर मैंने 100 कर दिया तो और डिक्रीज करके। आप यहाँ से रिलेशन से भी देख सकते हैं बेटा, क्योंकि रिलेशन था e टू द पावर -e/RT। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो इंक्रीज करेंगे, बट जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो हम कंक्लूड क्या करते हैं बेटा इस टेबल से, हम कंक्लूड ये करेंगे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी और क्या, टेम्परेचर पे। तो फ्रॉम द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट बोथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स क्या, एफ, ठीक है राइट। और हर बार जब 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नियरली क्या कर रहे हैं बेटा, डबल कर हो रहे हैं। तो डबल होने से रेट भी क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट डबल होने से क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ यू सी बाय इंक्रीजिंग द 10 डिग्री फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स नियरली डबल, therefore doubling the fraction of therefore doubling the fraction doubles the rate constant which doubles the रिएक्शन रेट। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख लीजिएगा जो मैंने रेड से लिखा बच्चों, ये लिख लीजिएगा। ये तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था, नो नीड टू राइट दिस, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो FOM इंक्रीज कराएगा या F इंक्रीज करेगा, F इंक्रीज करने से K भी इंक्रीज करेगा और K इंक्रीज करने से रेट भी इंक्रीज करेगा बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है राइट। और जो थर्ड फैक्टर था बेटा, Z को हमने F वो लिखा था बेटा, K लिखा था, ZFP। तो हमने Z के बारे में डिस्कस कर लिया, F के बारे में, अब P के बारे में बात करेंगे। तो सर P एक एक कौन, मिनट लिखना है, ना ये नहीं लिखना बेटा, सिर्फ ये लिखना, रेड वाला लिख लीजिए बस बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। सिर्फ ये रेड जो मैंने लिखा है ना, ये लिख लीजिए बेटा। ठीक है राइट। अब रेट कांस्टेंट जो है बेटा वो तीसरा किस पे डिपेंड करता है बेटा, पी पे, ठीक है ना। पी को बोला था हमने स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर बेटा, जो क्या बताता है, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बताता है बेटा, जो कि कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है राइट। तो लास्ट है बेटा, रेट कांस्टेंट आल्सो डिपेंड अपॉन पी, ठीक है, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हेन दे कोलाइड, ठीक है ना राइट। पी क्या फैक्टर है बेटा, पी वो फैक्टर है जो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो रेट कांस्टेंट आल्सो डिपेंड अपॉन डी, द प्रॉपर ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड, ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड बेटा,
इज रिक्वायर्ड बाय द, कर देते हैं यहाँ पे, इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हेन दे कोलाइड बेटा। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत होती है, डायरेक्शन की, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जब वो कोलाइड करते हैं टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बेटा। और ज्यादा डिटेल में हम इसको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है ना, राइट। थोड़ा हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन के बारे में बेटा, तो ये नोट कर लीजिएगा बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस नोट कर लिया बेटा? नहीं सर अभी नहीं करा। फटाफट करो सान्या। ये लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ये वाला सान्या ये लिख रहे हो वही ऊपर लिख वाला? रही हूँ सर, ठीक है ऊपर लिखिए वाला बेटा। तो लिख लिया। ठीक है लिखिए बेटा। लिख लिया बेटा सान्या? यस सर हो गया। ठीक है राइट, क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है राइट। बेसिकली ये क्या करते हैं बेटा, ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर? लेट्स सपोज क्या है, जो पी है, ठीक है ना, वो पी है बेटा, ये क्या है, रेशो है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ टोटल जो कोलिजन हो रहे हैं बेटा, टोटल कोलिजन अपॉन जो जितने कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है ना राइट, और ऊपर क्या है इफेक्टिव कोलिजन। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, रेशो है, इफेक्टिव कोलिजन अपॉन कितने बेटा, टोटल कोलिजन का रेशो होता है, ठीक है राइट। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये आपको गिवन होगी बेटा क्वेश्चन में, राइट। तो ये क्या है, रेशो है बेटा, क्या इफेक्टिव कोलिजन अपॉन टोटल नंबर या ऑल पॉसिबल बेटा क्या कोलिजन का रेशो होता है। और ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्सिटी पे, मतलब जितना मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होगा पी उसी के हिसाब से वेरी करेगा। सिंपल होगा तो पी की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो पी की वैल्यू कुछ और आएगी। मतलब कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो पी की वैल्यू यूजली कम होती है, अगर सिंपल मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो पी की मॉलिक्यूल क्या रहेगी, क्या रहेगी, मतलब ज्यादा आएगी, ठीक है राइट। वो मैं आगे जाके इसको डिस्कस करूंगा बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। अभी जैसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर जो पी बोल रहे थे बेटा, इज रिलेटेड विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल एंड इट इज अ रेशियो ऑफ इफेक्टिव कोलिजन टू ऑल पॉसिबल कोलिजन बेटा। जितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं अपॉन टोटल कोलिजन बेटा, उसको क्या कहेंगे हम, पी कहेंगे बेटा, ठीक है राइट। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, एक रिएक्शन लिखी है NO प्लस NO3 गिव्स NO2, ठीक है राइट। इसका जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है इस रिएक्शन का, आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आपको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ तक नोट करना है बेटा बस, रेड तक। तो इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है, 0.006। तो इसका मतलब क्या समझे बेटा हम, कोई मुझे बता सकता है 0.006 का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0.006 है, तो इसे हम क्या समझे, कॉम्प्लेक्स बाय 1000। हाँ मतलब हम ये कहें 6/1000 बोल सकते हैं इसको बेटा, पी को 6/1000। इसका मतलब 1000 कोलिजन में से कितने कोलिजन सिर्फ इफेक्टिव है बच्चों, ओनली कितने, 6। तो जो पी होगा बेटा वो पी फ्रैक्शन है या पी रेशो है इफेक्टिव कोलिजन अपॉन ऑल पॉसिबल कोलिजन बेटा। तो 0.006 इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये 6 कोलिजन इन एवरी 1000 कोलिजन आर क्या है, इफेक्टिव थे, मतलब उनकी ओरिएंटेशन क्या थी, प्रॉपर थी, राइट। क्लियर है, और आपको लिखने की जरूरत नहीं बेटा, राइट, ठीक है। सो दिस मीन्स क्या है, जो के था बच्चों, के था वो क्या था, Z इंटू एफ इंटू पी बेटा, ठीक है राइट।
क्लियर है? एफ की वैल्यू हमने लिखी थी बेटा ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और अब यहाँ पे दो फैक्टर है बेटा, एक z और p। इन z और p को कंबाइन करके एक और फैक्टर हम कांस्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि किसी रिएक्शन के लिए बेटा z और p कांस्टेंट होगा, तो हम एक और कांस्टेंट वहां पे लिख रहे हैं, उसको लिखेंगे a, लिखेंगे क्या लिखेंगे a। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। तो z इंटू p की जगह पे हम एक और कांस्टेंट लिख रहे हैं a, वेर के अब इक्वेशन बन गई k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज नोन एज बेटा आर्हीनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं इस इक्वेशन को, जो कि रिलेशन बताता है बेटा टेम्परेचर का किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, या ओरिएंटेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सो जो रेट कांस्टेंट है उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी बेटा। ए कांस्टेंट है जो z इंटू पी है बेटा। हाँ राइट, क्लियर है? तो ए को क्या कहेंगे बच्चों, हम नोट कर लीजिएगा बेटा, ये यहाँ से, ये यहाँ के बाद ये नोट करिएगा, ठीक है? ए जो होता है बच्चों, ए को कहते हैं आर्हीनियस फैक्टर, ए को कहते हैं आर्हीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। या जो तीसरा नाम है बेटा उसको बोलते हैं कोलिजन फैक्टर। क्या कहते हैं? कोलिजन फैक्टर। या जो फोर्थ नेम है उसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो कभी कभार बोला गया प्री एक्सपोनेंशियल भी बोला गया है, बट यूजली क्या बोलेगा बेटा, आर्हीनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। मोस्टली क्या यूज करता है? आर्हीनियस फैक्टर, या कभी कभार यूज करता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सो दीज आर द नेम ऑफ ए बेटा, ठीक है? राइट। सो दिस मीन्स क्या है बच्चों, अगर मुझे ये क्या था बच्चों, ये वाला फैक्टर क्या था, माइनस ई अपॉन आर टी क्या था, ये क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैंने इस ए को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ए के नीचे ले गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर के बाय ए, यही तो था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके एनर्जी बैरियर क्रॉस किया था, तो वो क्या है बेटा, के बाय ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। वो आपको के की वैल्यू देगा और ए की वैल्यू देगा और बताएगा, पूछेगा कि बताइए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जिन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस किया हुआ है। तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, के बाय ए लगाना है बेटा, ये नहीं लगाना है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं है हमारे इस चैप्टर में। तो कभी पूछेगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, तो वो ई ए नहीं देगा आपको, ना टेम्परेचर देगा, वो आपको के और ए देगा। तो आपको के बाय ए का जो रेशो होगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाए। समझ में आया बच्चों जो मैंने बोला बेटा अभी? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेटा, हाँ जेई एडवांस में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ क्या राइट। नोट कर लिया हो तो बताना बेटा। हाँ सर अभी 2 मिनट लगेंगे, क्या कह रही हो? अभी 2 मिनट लगेंगे नोट करने में। ओके करिए बेटा, फटाफट करिए। कोई डाउट बेटा? क्लियर है सभी को? राघव क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, सर एक बार ये इक्वेशन वाला पार्ट दोबारा बता दो। इक्वेशन बता दूं। ये विभोर ये था ना, z इंटू एफ इंटू पी था बेटा, यही के लिखा था हमने स्टार्टिंग में कल, ठीक है? जो f था बेटा, f को अभी लिखा था हमने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था बेटा, e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी बेटा, ये लिखा था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यस क्लियर है सर, विभोर? यस तो सर, दिस मीन्स क्या है बेटा, f को तो मैंने ये लिख दिया, और z इंटू पी को एक और कांस्टेंट की जगह लिख दिया, उसके जगह क्या लिख दिया बेटा, a लिख दिया। z इंटू पी मतलब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इनटू क्या बेटा, स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर को दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना दिया a, और इस कांस्टेंट को बोला आर्हीनियस फैक्टर बोला बेटा। ठीक है विभोर? राइट। यस सर। अब मैंने क्या करा बेटा, a से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया k बाय a आ गया, माइनस ये आ गया। यही जो था बेटा, इसी को हमने बोला था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी बैरियर क्रॉस किया था, वो किसके बराबर हो जाएगा, k बाय a के बराबर। तो कभी पूछे कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, तो आपको क्या लगाना है बेटा, फॉर्मूला k बाय ए लगाना है, क्योंकि k की वैल्यू और a की वैल्यू आपको गिवन होगी। आर्यन क्लियर है बेटा आपको?
यस सर। ठीक है। नोट कर लिया तो बताना बेटा। आज आप बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हो। बेटा नहीं तो फिर आप बोलोगे क्या कहते हो, अरे अब कितना टाइम इसे लगेगा, मतलब कितना टाइम नोट लगेगा। करने का टाइम नहीं मिल रहा, समझ तो सारा आ रहा है। अच्छा, नोट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, चलिए। मैं इसीलिए कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये मैं चाह रहा था ये टॉपिक जल्द खत्म हो बेटा, है ना। क्योंकि हमें अभी चैप्टर में आप काफी और पढ़ना है, थोड़ी चीजें और पढ़नी है, और ये इंपॉर्टेंट है आगे वाले टॉपिक सारे। छोटे छोटी चीजें हैं बट वो आती हैं एग्जाम में और इजी है। सो दैट आप नोट कर लो जल्दी जल्दी। मैंने इसीलिए मुझे इसीलिए क्या है, ग्राफ हमें काफी करने हैं इसमें अभी, और ग्राफ बनाने में बोर्ड पे टाइम लगता है, इसीलिए मैंने कहा कॉपी पे करते हैं आज। ठीक है, मैं नोट्स भेज भी दूंगा बेटा आफ्टर द क्लास, ठीक है। कुछ मिस हो गया तो आप नोट कर लेना। हो गया हो गया सानिया? सर। ठीक है बेटा, ओके। सर एक मिनट वो बताना, वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ ये कैसे होएगा? आर की वैल्यू बेटा क्या होगा, ये एनर्जी है, ठीक है ना, हाँ राइट। जी। तो आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 या 2 बेटा, हाँ ये जी लिखा हुआ है ठीक यहाँ है, पे। वही मतलब वो पुराने वाला ना। हाँ पुराने वाला। तो हाँ अगर जी ठीक है। ये अगर जूल में होगा बेटा तो आर की वैल्यू 8.314 लेना है। अगर आर की वैल्यू 2 है तो आपको क्या लेना है, आर की वैल्यू अगर क्या है कैलोरी, ये की वैल्यू कैलोरी में, तो आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है बेटा। ठीक है ठीक सर। है। अगर ये की वैल्यू बेटा कैलोरी में होगा, अगर ये की यूनिट, तो आर की वैल्यू कितनी होती है, 2, क्योंकि 2 कैलोरीज होती है। क्या होता है, 2 कैलोरी होती है आर की वैल्यू। और जूल में कितनी होती है बेटा, 8.314। ठीक है ना, राइट। हाँ जी सर। क्लियर है बेटा। अब ए क्या है बेटा, ए क्या कर रहा था, दो चीजों को, ए को हमने क्या लिखा था, Z इंटू पी को बेटा ए लिखा था। तो ए क्या बता रहा है, दो चीजों को ध्यान रखता है, किस चीज का, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी का और एक ओरिएंटेशन का। क्योंकि Z क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी था, और P क्या था, ओरिएंटेशन या स्टेरिक फैक्टर था। ठीक है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ बेटा ए, देखते कौन बताएगा यूनिट ऑफ ए क्या होगी यहाँ पे। इसका ए की यूनिट क्या होगी बेटा, यहाँ पे इस ए की, कोई बताएगा? अच्छा मुझे बताओ, कोई चीज लॉग में लिखी है तो लॉग की क्या यूनिट होगी बेटा, लॉग की क्या यूनिट होगी? अगर मैंने ऐसे लिख दिया लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की क्या यूनिट होगी बेटा? कुछ भी नहीं होएगी। कुछ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल की कुछ यूनिट होगी, इसकी कुछ यूनिट होगी, ये यूनिट नो कैंसिल हो सर। जाएगी बेटा। इसीलिए मैंने जो ये बोला था, जो ये की यूनिट होगी वही आर की यूनिट भी होगी बेटा। सो दैट नेट यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल है वो यूनिटलेस होगा। तो ए की यूनिट किसके यूनिट के बराबर हो गया बेटा, के की यूनिट के बराबर ही होता है। सो ए की यूनिट बेटा इज इक्वल टू के यूनिट के बराबर होगा बेटा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ मैंने, यूनिट ऑफ ए इज सेम एज यूनिट ऑफ क्या बेटा, के। क्लियर है, राइट। और दूसरी बात, क्या मुझे बता सकते हैं इस के की जो है बेटा, इस के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के? तो एक। आंसर क्या है बेटा, ए के बराबर, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को इनफाइनाइट पुट कर दूं तो 1/infinity कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। और e⁻0 कितना हो जाएगा, 1। तो के की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए मैक्सिमम वैल्यू है। तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए के बराबर होगा। है कि नहीं बच्चों, बताइए आदित्य। हाँ जी सर। क्लियर है बेटा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में आप मैक्सिमम टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए के बराबर आएगी। तो दिस मीन्स क्या है बेटा, जो यहां से लिखेंगे बेटा, अब आप ये लिखेंगे इसको, ठीक है। जो a इज इक्वल टू जेड इन टू पी होगा बेटा, जो यूनिट ऑफ a इज सेम एज यूनिट ऑफ k, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू क्या है बेटा, a के बराबर होगा। क्लियर होगा? क्लियर है बेटा?
सर ये सेट ए इज टेकिंग अकाउंट यहाँ बीच पे में इक्वल टू ए, लाइन क्या लिखी? ये हटा दीजिए बेटा, इक्वल टू ए इज ओके टेकिंग अकाउंट ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेटा, क्योंकि जो ए था वो जेड इंटू पी था बेटा, है ना। क्लियर है बेटा, राइट। कहाँ तक लिखना है सर? यहाँ तक ले लीजिए बेटा पहले। क्या अब क्या है बेटा, एक आरएनएस इक्वेशन की एक लिमिटेशन है बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है बेटा उसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या, न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसीलिए जो रेडियो एक्टिव डीके हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है बेटा उसके ऊपर आरएनएस इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, राइट। क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो डिपेंड करता है अनस्टेबिलिटी ऑफ क्या, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, लिमिटेशन है बेटा, कभी क्वेश्चन पूछता है वो। तो आरएनएस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस बिकॉज नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, and for radioactive decay because radioactive decay is a nuclear phenomena depends upon instability या unstability लिखना था मुझे यहाँ पे, unstability of nucleus of an atom and unaffected by temperature बेटा। तो जो इतनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंड करती है अनस्टेबिलिटी ऑफ क्या, न्यूक्लियस पे, ऑफ एन एटम पे बेटा। जितना एटम ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, राइट, उतना ज्यादा क्या होगा, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होता है बेटा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ बेटा, जेई एडवांस में लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर किसी क्वेश्चन में बेटा, हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में पी आपको अलग से गिवन है, स्टेरिक फैक्टर गिवन है, तो आप पी को अलग लिखोगे, तब इसका मतलब अगर पी गिवन है तो जो ए होगा वो सिर्फ जेड के बराबर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में पी आपको अलग से गिवन है तो आप सिर्फ ए जो होगा वो सिर्फ जेड का फैक्टर होगा, मतलब वो जो ए होगा वो सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, सो कहने का ये मतलब बेटा, इफ स्टेरिक फैक्टर इज गिवन इन द क्वेश्चन देन द फॉर्मूला विल बी k इज इक्वल टू पी इंटू ए टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ पे पी भी आएगा। ऐसा नहीं करोगे आप कि ए को ही लिखो, आप पी को ना लिखो, क्योंकि हमने ए को लिखा था पी इंटू जेड, लेकिन अगर पी गिवन है तो ए सिर्फ जेड बताएगा और पी हम अलग से लिखेंगे बेटा क्वेश्चन। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आगे करवाऊंगा भी आपको जो आया हुआ है। ठीक है ना, k इज इक्वल टू पी ए टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। बेटा समझ में आया बेटा मैंने ये क्या कहा यहाँ पे सान्या, या क्लियर है बेटा मैंने क्या कहा यहाँ पे? सर उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी इक्वल होगी मतलब? हाँ, न्यूमेरिक की वैल्यू गिवन होगी बेटा। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू किसकी, दोनों की गिवन है, ए की और जेड की, दो सॉरी पी और ए की दोनों की गिवन है, तो आप इक्वेशन लगाओगे के पी इंटू ए। लेकिन अगर पी गिवन नहीं है, सिर्फ ए गिवन है, तो पी हटा के सिर्फ ए लगाओगे, ये कहने का मतलब। ठीक है सर। ठीक है ना, मतलब पी भी गिवन है और ए भी गिवन है, तब इक्वेशन ये होगा। अगर सिर्फ ए गिवन है तो पी नहीं रहेगा, सिर्फ ए इंटू ये रहेगा बस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। लिख लिया बेटा? नहीं सर अभी नहीं लिखा।
ठीक है, लिखिए बेटा। बताना बेटा जब नोट कर लिया हो। आर्यन नोट कर रहे हो बेटा आप भी? यस सर। ठीक। स्वास्थ्य समझ में आ रहा है बेटा? स्वास्थ्य है कि नहीं? यस सर। ठीक है, बताना बेटा जब नोट कर लिया हो तो। कर लिया सर। ठीक है, अब देखिए बेटा, हाँ ये वही ग्राफ है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा। हाँ ठीक है, राइट। इसको ऐसे समझते हैं बेटा, राइट। लेट्स सपोज हम क्या करना चाहते हैं, हम मूवी देखने गए, ठीक है, राइट। तो जब मूवी देखने गए तो हमने क्या करा, अपनी पॉकेट चेक नहीं करी, हमने सोचा चलो आज मूवी देख के आते हैं, राइट। और जब वहां पे पहुंचे हम, तो लेट्स सपोज हम 6 लोग हैं, राइट, ठीक है। और 6 लोग हम लोग गए मूवी देखने, तो वहां पे जो टिकट था उसका जो मिनिमम जो प्राइस था, राइट, हम ऐसे नहीं बालकनी और ये सब नहीं देख रहे हैं, जो मिनिमम जिससे कि हम पिक्चर देख सकते थे, मूवी देख सकते थे, ठीक है ना, उसका जो रेट था वो लेट्स सपोज 100 रुपीज का था, प्राइस, टिकट का प्राइस कितना था, 100 रुपीज का था। अब क्या हुआ, 100 रुपीज में हम 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 या 7 लोग हैं, ठीक है ना। फिर जैसे ही उसने बोला कि टिकट का प्राइस 100 रुपीज है, हम सबने पॉकेट अपनी देखी, तो लेट्स सपोज क्या है, राघव, आदित्य और स्वास्तिक पे तो लेट्स सपोज 100 से ज्यादा रुपीज निकले, 120, ठीक है ना, एक पे 110, एक पे 150 निकले, इन तीनों पे। बाकी सान्या, मेरे पे, आर्यन पे, ठीक है ना, राइट, क्लियर है, इन पे पैसे थे लेट्स सपोज 70 रुपए, 80 रुपए या 60 रुपए। तो मुझे बताइए इसमें से, इन हम सातों में से, जो 7 में से मैच पिक्चर मूवी कौन देख पाएगा, सिर्फ ये 3 लोग, ठीक है। राघव, आदित्य और स्वास्थ्य की मूवी देख पाएंगे, हम मूवी देख नहीं पाएंगे क्योंकि सर हम हमारे पास स्वास्थ्य से उधार ले लेंगे। तो हाँ, अब यही करने वाले हैं, हम स्वास्थ्य से उधार लेने वाले हैं। तो अब क्या है, तो इसका मतलब जो ये जो 100 रुपीज है बेटा, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मतलब जो टिकट की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है, ठीक है, राइट। तो ये 100 रुपीज है, स्वास्थ्य यहाँ खड़ा हुआ है, स्वास्थ्य पे 150 रुपए, और हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, राइट। तो लेट्स सपोज हमारे पास कितने बेटा, 60 रुपीज हैं। तो स्वास्तिक ने हमें में से, या सान्या पे क्या लेट्स सपोज 60 रुपीज थे, तो स्वास्तिक ने 40 रुपीज सान्या को दे दिए, और सान्या ने ये गैप को पूरा कर दिया और रिएक्शन में पार्ट ले लिया, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप 100 से ज्यादा पैसे हैं आपके पास, रुपीज है, तो आप रिएक्शन में पार्ट लोगे, मूवी देख ही लोगे। लेकिन अगर आपके 100 से कम है तो क्या होगा, आप रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाओगे। सो दिस मीन्स हमारे पास कितने पैसे अभी हैं और कितने हमें चाहिए, जो उसका गैप है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इतनी कि रिएक्शन क्या करे, ठीक है ना, राइट, कि जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करें तो क्या हो, कोलिजन क्या हो, इफेक्टिव हो, इतनी मिनिमम मतलब एनर्जी होनी चाहिए। 100 थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसमें। 100 थ्रेशोल्ड एनर्जी, बिल्कुल आदित्य, ठीक है, राइट। जैसे एक और एग्जांपल से कहें, लेट्स सपोज हम पिज्जा खाना चाहते हैं, राइट, ठीक है, क्लियर है। अब पिज्जा क्या है, बहुत बड़ी दुकान में 500 रुपए का भी, 1000 रुपए का पिज्जा है, लेकिन जो स्ट्रीट पे मिल रहा है, जो वैसे मिल रहा है, वो 50 रुपए का भी मिल रहा है। तो जो हमें मिनिमम, अगर पिज्जा खाना है तो मिनिमम प्राइस पैसा कितना चाहिए, हमें 50 रुपए चाहिए, ठीक है। तो 50, अगर 50 रुपीज है तो 50 रुपीज में पिज्जा तो खा ही लेंगे, चाहे हम कहीं पे भी खाएं, स्ट्रीट पे खाएं, वहां तो खा ही लेंगे। 500 वाला भी खाएगा और 100 वाला भी खाएगा या 50 वाला भी खाएगा। तो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है पिज्जा खाने की, वो कितनी है बेटा, 50 रुपीज है। कितनी है, 50 रुपीज। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होती रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि हमें मोबाइल खरीदना है, हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं,
तो एक बेसिक मोबाइल का प्राइस कितना होगा, मिनिमम प्राइस कितने में मोबाइल मिल जाएगा हमें? बेसिक मोबाइल जो मिनिमम कितने में, 1000 रुपए में या उससे भी सस्ता? तो मोबाइल खरीदने की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है बेटा वो 1000 रुपीज है। अब आपके पास 1.5 लाख रुपए है तो आप एप्पल खरीद सकते हो, लाख रुपए है तो कुछ और खरीद सकते हो, ठीक है राइट। 50,000 तो आप वो खरीद सकते हो, वन प्लस खरीद सकते हो, ओप्पो खरीद सकते हो, जो भी मर्जी है। बट मोबाइल खरीदने की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो मिनिमम प्राइस है, वो कितना है? 1000 रुपीज है, ठीक है राइट। तो किसी पे अगर 500 रुपए हैं और उसको मोबाइल खरीदना था तो हमें उसको सिर्फ कितने प्राइस रुपीज देने, 500 रुपीज और देने, तो वो मोबाइल क्या करेगा, खरीद पाएगा। तो हम सिर्फ ये वाला गैप देखना चाहते हैं। किसी पे लाख रुपए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना राइट। उसके पास तो पहले से एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ कि थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। क्लियर है बेटा? सर वो उधार वाला बताना है, अगर मैंने उधार लिए तो हो पाएगा कोलिजन या नहीं? हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। अब आप यहाँ पे थे बेटा, अब आपके पास 60 रुपीज थे, अगर वो क्या बात स्वास्तिक ने आपको दे दिए पैसे 40 रुपीज, अगर उसने 10-20 दिए तब तो आप यहीं तक पहुंच पाओगे। लेकिन आपको मिनिमम ठीक है। कितने चाहिए? आपको 40 रुपीज चाहिए। अगर वो लैंड कर दे 40 रुपीज तो आप कर पाओगे, ठीक है राइट। तो ये क्या है? तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। सानिया के पास 60 रुपीज थे और चाहिए कितने थे बेटा? 100। तो ये जो गैप है इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है राइट। तो ईटी क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड। प्लीज ग्राफ बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। ईटी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ई क्या? एक्टिवेशन एनर्जी है। और ई आर है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी। सो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा वो क्या एनर्जी है? द मिनिमम एनर्जी दैट मॉलिक्यूल्स नीडेड टू हैव इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस। मतलब इतनी एनर्जी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में होगी तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। हम मूवी नहीं देख पाएंगे अगर 100 रुपीज से कम होंगे, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है राइट। तो प्लीज यहां तक जरूर लिख लेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एनर्जी which the colliding molecule must have in order for a collision to be effective। तो इतनी मिनिमम एनर्जी अगर होगी तभी जो कोलिजन होगा वो क्या होगा बच्चों? इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। या तीसरी डेफिनेशन लिखे हम। तीसरी डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मिनिमम एनर्जी required by the reactant molecule to convert into product बेटा। क्लियर है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? विभोर क्लियर है बेटा? व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? यस सर। ठीक है राइट। मतलब ग्राफ दिखाना है, 1 मिनट। सिमिलर ग्राफ है बेटा, बस वो हमने ईटी और ईआर दिखा रहे हैं इस बार। अगली बार एग्जाम्पल में ना मेरे को अमीर बनाना और स्वास्थ्य को गरीब बनाना। ठीक है, अगली बार ऐसे ही करेंगे। कितना अमीर बनाना है वो बताओ तुम्हें। हाँ उतना बनाऊंगा मैं। हाँ सान्या 101 रुपए। 101। तेरे को शगुन नहीं देके जाना मैंने। सर अगर मेरे पे हाँ। 150 थे तो इससे अच्छा मैं पिज्जा ना ले लूं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो स्वास्तिक? कह रहे मुझे सर उधार देने से इससे मुझे उधार देने से बढ़िया वो खुद पिज्जा खाए। खुद पिज्जा खा ले। 150 रुपए में 50 रुपए में तो आ ही जाएगा पिज्जा। सही है। अरे 1 मिनट ऊपर कर दो। हो गया सर। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? डेफिनेशन नोट कर ली? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी की, स्कूल में आएगी आपको 1 या 2 नंबर की हाथ बोर्ड हटाना में। सर।
सर ये इन ऑर्डर के आगे क्या लिखा है आपने? इन ऑर्डर फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव बेटा, इन ऑर्डर फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव मतलब कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे बेटा। ओके। क्लियर है बच्चों? टर्न कर दें बेटा पेज। सानिया लिख लिया बेटा? सर 1 मिनट। कर दो सर। क्लियर है बेटा? ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेंगे बेटा, ठीक है राइट। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी बेटा, वो जो गैप था, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अबव देयर एवरेज एनर्जी, उनकी जो एनर्जी थी उससे एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अबव देयर एवरेज एनर्जी to make them participate in the reaction is known as activation energy. क्लियर है बेटा? ठीक है। सर 1 मिनट ऊपर करना। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब मिनिमम एनर्जी, जैसे कि सानिया के पास 60 रुपीज थे, 40 रुपीज उसने सर स्वास्तिक ने दे दिए। अमीर। अगर अगली, अब ये तो वही एग्जांपल चलेगा ना, अमीर अगली बार बनाऊंगा मैं, अभी आने वाला अमीर वाला, अभी मैं खूब अमीर बनाऊंगा, ठीक चिंता है ना सर। करो। ठीक है, लिख लेंगे बेटा इसको। बारिश आने वाली है खूब तेज बेटा, मौसम हो रखा है वो खतरनाक सा है। घूमने का मौसम होगा। यहाँ पे हाँ धूप घूमने निकल का गई। मस्त हो रहा है, पहाड़ बूढ़ पे चलने का मन हो रहा है आर्यन, मस्त हो रहा है मौसम है। सर यहाँ पे धूप निकल गई। देख लेते हैं सर। अरे यार मैं आदित्य बताऊं ना, पानीपत में बहुत कम बारिश होती थी यार, बहुत कम बारिश। नहीं हाँ जी सर, तुमने, सही बात है। और ये सेक्टर 13 वाला जो इधर है, जिधर हम तुम रहते हो या मैं भी रहता था, उधर इधर और भी कम होती है बारिश। सही बात। मैं पानीपत से आता था ना, मतलब रिफाइनरी से, तो उधर बारिश हो रही रिफाइनरी की तरफ, पानीपत आते तो टोल के पास आता, तो टोल के पास सूखा, बिल्कुल उसके आगे सूखा, ऐसा ही होता है सर। टोल के आगे सूखा पड़ता है, तो पता नहीं मैं क्या दिक्कत थी वहां पे। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस ग्राफ में, ये वाली जो वैल्यू बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ई आर है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी बेटा वो ई आर थी, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी? ई टी थी।
सो दिस मीन जो EA जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ET माइनस ER हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी थी 100 थी और ये वैल्यू 60 थी, तो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40। तो जो ET मिलेगा वो EA मिलेगा, वो क्या मिलेगा ET माइनस ER, या हम ऐसे कहते हैं बेटा कि ER प्लस EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ET हो जाएगा। ये इतना ER है, इतना EA है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा ET हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे यही लिखा है बेटा ET इक्वल टू ER प्लस EA, या EA इज इक्वल टू ET माइनस ER बेटा। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन के लिए बेटा ET फिक्स रहेगा, ठीक है ना, राइट। ET चेंज नहीं होगा, रिएक्शन टू रिएक्शन पे नहीं, और वो टेम्परेचर पे, रिएक्शन टू रिएक्शन तो डिपेंड करेगा बट वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता बेटा। ET फिक्स्ड होता है किसी भी गिवन रिएक्शन का। ठीक है, अगर हमें पिज्जा खाना है तो उसका प्राइस फिक्स ही रहेगा, वो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहेगा बेटा, उसका प्राइस 50 ही रहने वाला है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा वो बेटा। तो ET जो है इट फिक्स्ड फॉर एनी रिएक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर बेटा, एंड विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन बेटा। तो हर रिएक्शन के लिए ET डिफरेंट होगा और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा बेटा। तो कभी पूछ ले कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि नहीं, तो आंसर है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा बेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, अगर जो ER है दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है उसकी एनर्जी, तो क्या कोलिजन इफेक्टिव होगा कि इनइफेक्टिव, मतलब कोलिजन इफेक्टिव होगा कि इनइफेक्टिव हो जाएगा। अगर एनर्जी जो है रिएक्टेंट की वो कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो इफेक्टिव कोलिजन होगा कि इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। अगर आप पैसे कितने थे बेटा 100 रुपए थे, Ineffective. अगर आपके पास 80 रुपए या 60 रुपए हैं, तो कोलिजन इफेक्टिव है कि नॉन इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, तो आंसर क्या है इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर एनर्जी बेटा क्या है रिएक्टेंट की लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो इनइफेक्टिव कोलिजन है। अगर एनर्जी रिएक्टेंट की बेटा ग्रेटर देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो कोलिजन क्या होगा बेटा इफेक्टिव होगा, बट हो भी सकता है या नहीं भी, वो तभी होगा जब ओरिएंटेशन बैरियर भी क्रॉस करेगा तब। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एनर्जी बैरियर क्रॉस किया है, ये कोलिजन को इफेक्टिव तभी बोलेंगे जब वो ओरिएंटेशन बैरियर को भी मीट करेगा या मेट करेगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा हुआ ER ग्रेटर देन इक्वल टू ET है, इट कैन बी इफेक्टिव कोलिजन, मैंने कैन वर्ड यूज किया हुआ है, इफ ओरिएंटेशन बैरियर इज मेट विद। सर ये इफेक्टिव और इनफेक्टिव अलग वही दोबारा बता इफेक्टिव दो। बेटा लेट्स सपोज क्या था, हमें मूवी देखना था, अगर आपके पास 80 रुपीज होते विबोर और मूवी का टिकट था 100 रुपीज का, तो क्या हम टिकट मूवी देख पाते हैं आप? आंसर है नहीं, Yes, है कि नहीं? yes. ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी उससे कम है, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है टिकट बाय करने की वो कितनी है 100 रुपीज, हमारे पास 80 रुपीज है, तो 20 रुपीज कम है, तो क्या आप मूवी देख पाओगे? आंसर है नहीं। मतलब रिएक्टेंट पे एनर्जी कम है अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो उस कोलिजन को क्या कहेंगे विभोर? इनइफेक्टिव। क्या बोलेंगे? इनइफेक्टिव। क्लियर है बेटा? यस सर। या अगर आपके पास 100 रुपीज हो जाए, अब आपके पास एग्जैक्ट 100 रुपीज है, तो आप टिकट बाय कर पाओगे, मूवी देख भी पाओगे, या 120 150 तो भी आप देख पाओगे। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा तब आप मूवी देख पाओगे, बट कोलिजन बेटा इफेक्टिव तभी होगा। दो कंडीशन थी कोलिजन इफेक्टिव होने की, एक तो एनर्जी था और एक ओरिएंटेशन था। लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए हैं, ठीक है ना, राइट। आप जाना चाहते हो सेक्टर 12 के मॉल में, राइट, बट आप चले गए मॉडल टाउन की तरफ, तो क्या आपके पास मूवी, आपके पास पैसा तो है बट आपकी डायरेक्शन गलत है, या आपके पास जो भी ड्राइवर था वो आपको ले गया कहीं और ले गया, तो क्या मूवी देख पाओगे आप? कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाओगे? नहीं, मूवी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। क्योंकि आप जाना चाहते हैं सेक्टर 12 के मॉल में, बट वो ले गया कहीं और आपको, और नहर की तरफ ले गया, पीछे रेलवे की तरफ, फाटक की तरफ ले गया, रेलवे ट्रैक की तरफ ले गया, और कहाँ देख पाओगे आप? तो कंडीशन क्या, पैसे तो होने चाहिए बट हमारी डायरेक्शन भी होनी चाहिए प्रॉपर, हमें रास्ता भी पता होना चाहिए वहां जाना है।
ओके, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है राइट। तो ये दो कंडीशन थी बेटा, ठीक है राइट, क्लियर है? ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ, अब देखिए बेटा, हाँ ये आगे ग्राफ है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो भी हैं, ठीक है राइट, ध्यान से समझिएगा बेटा। कितना टाइम हो रहा है बच्चों हमारे पास, कितना टाइम है? 2 मिनट सर। 2 मिनट है, हाँ ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है राइट, क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये उसका ग्राफ, उसका क्लास का, ठीक है। लेट्स सपोज क्या है बेटा, ठीक है ना, ऐसे सोचिए कि क्या है ये ग्राफ। अब मैंने क्या कर रखा है बेटा, ग्राफ अब दूसरा ग्राफ है, इस बार एनर्जी इधर है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब टाइम समझ लीजिए, इधर क्या है, टाइम है, तो इधर एनर्जी है, इधर टाइम है, बस इतना फर्क है। इस बार एनर्जी इधर है, टाइम इधर है। देखिए क्या है बेटा, हाँ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों दे सकता है, कभी पोटेंशियल एनर्जी बोलता है, कभी एनर्जी बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है राइट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब टाइम है, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन चल रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है। अब आप ऐसे सोचिए ग्राफ कैसा है बेटा, लेट्स सपोज हमारा बर्थ हुआ, आपका बर्थ हुआ, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है ना राइट, जैसे जैसे आप 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, ठीक है ना, तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेट्स सपोज आप क्या हुए, आपके बर्थडे मने तो बर्थडे में कुछ पैसे खर्च हुए, फिर आपके स्कूल में एडमिशन कराया उस पर खर्च हुए, ठीक है राइट। फिर क्या हुआ, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते आप 12th में पहुंचे, वहां पे हुए, या फिर आप 10th में पहुंचे, फिर कोचिंग के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। तो अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा। फिर उन्होंने कॉलेज की आपकी फीस भरी, फिर आपने 4 साल बीटेक किया, वहां उन्होंने फीस भरी आपकी, ठीक है ना। तो यहां तक तो इन्वेस्टमेंट होता रहा, होता रहा, होता रहा। अब रिटर्न कब आना शुरू होगा, पेरेंट्स को कब रिटर्न मिलना शुरू होगा बच्चों, बताइए किस टाइम पे, जब आपकी क्या लगेगी, 5 साल में। जॉब। जब आपकी क्या लगेगी, जॉब लगेगी। क्या लगेगी, जॉब लगेगी। तो जिस दिन आपको जॉब लगेगी उस दिन रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब जो उन्होंने खर्चा किया था उसका गैप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा बच्चों, की नहीं होता चला जाएगा, है कि नहीं। तो उन्होंने लेट्स सपोज आपके जब अभी जब से आप पैदा हुए, बॉर्न हुए, और जब से अभी तक जब तक आपकी जॉब नहीं लगी, लेट्स सपोज उन्होंने 50 लाख खर्च किए आपके ऊपर, कितने करे, 50 लाख खर्च किए। और जब आपकी जॉब लगी, अब आप धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को पैसा वापस करने लगे, तो अब वो धीरे धीरे जो 50 लाख का गैप है वो कम होने लगा। आपने 10 लाख दिए, फिर 20 लाख कर दिया, धीरे धीरे पैसा दे 30 लाख दे दिया, और लेट्स सपोज आपने कितना एट एंड, जब आपने लास्ट तक, जब तक आपके पेरेंट्स अलाइव रहे तब तक आपने 40 लाख दिया। तो आपने, उन्होंने कितना दिया था, 50 लाख दिया था, और आपने कितना रिटर्न किया बेटा, 40 लाख रिटर्न किया। सो दिस मीन्स, ठीक है ना राइट। या ऐसे सोचिए कि आप देते रहे, आपने जब तक आप प्रोडक्ट, मतलब हम खत्म हो गए, हम मतलब बेसिकली लेट्स सपोज हमारी डेथ हो गई, तो हमने क्या हुआ, जब तक हमने प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट नहीं हुए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हुए, तब तक हमने 40 लाख दिए। तो दिस मीन्स क्या है बेटा, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी। अब इसको मैं अगर रिएक्शन में केमिस्ट्री के हिसाब से देखूं, तो जैसे जैसे आप रिएक्शन चलती जाएगी, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं, देते हैं, देते हैं। एक टाइम पे जब एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। क्योंकि पहले क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब प्रोडक्ट बन रहा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सो इनिशियली क्या होगा, आपको एनर्जी देनी है, देनी है, देनी है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन, जब तक देनी, जब तक कि बॉन्ड टूट ना जाए रिएक्टेंट के बीच में। एक बार बॉन्ड टूट गया, अब बॉन्ड जब बनना शुरू हुआ बेटा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा बेटा, ठीक है राइट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट था और ये था प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट पे एनर्जी इतनी थी, और प्रोडक्ट पे जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी इतनी हुई। क्लियर है राइट। तो क्या होगा, ये जो गैप होता है, प्रोडक्ट माइनस कितना बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते थे बच्चों, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपको याद है बेटा, ठीक है राइट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ क्या, रिएक्टेंट, ठीक है राइट। ये क्या होता था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
अब लेट्स सपोज बेटा हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और बॉल आपको इस पार से उस पार पहुंचाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इस बॉल को इस तरफ से उस तरफ पहुंचाने के लिए? अगर मैं धीरे धीरे एनर्जी देते रहूं, यहां तक एनर्जी दे दूं, उसके बाद तो बॉल अपने आप ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी बच्चों, बताइए, करेगी यहाँ तक सर। पहुंचाने के बाद। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने एक्स्ट्रा सप्लाई करी कि नहीं करी, ये वाली एनर्जी। तो यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी था उसी को तो हमने क्या बोला था बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी बोला था कि नहीं बोला था? यस सर। राइट। और ये जो टोटल वैल्यू थी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी था, इतनी एनर्जी ये वाली, यस सर। ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए वो थ्रेशोल्ड था, क्योंकि अभी लिखा था देखिए ET इज इक्वल टू ER प्लस EA लिखा था हमने, है ना। सो ये वाली एनर्जी कितनी है, ये ER है और ये E है, दोनों का टोटल क्या मिलेगा बेटा, ET मिलेगा। या जो EA लिखा था वो हमने ET माइनस क्या लिखा था, ER लिखा था। सो मुझे बताइए यहाँ पे जो डेल्टा एच है बेटा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है इतना, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बेटा ये इतनी है। सो दिस मींस EP माइनस ER की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। दिस मींस ये ग्राफ किसका रहेगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। किसका है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। सिमिलरली जब आप एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाओगे तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? TS क्या है ऊपर? ET बेटा, ये सर ये TS मतलब ग्राफ में TS ट्रांजिशन स्टेट है। आपको याद है जब रिएक्शन कराते हो तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। जब क्या होगा, जैसे अगर आप ऐसे कहोगे, जैसे सपोज A प्लस B आप बनाना चाहते हो बेटा, और वो क्या बनेगा, AB बनाना चाहते हो, तो क्या होता है, AB से क्या होगा, A डॉट B पहले बनेगा और फिर किस में कन्वर्ट होगा, AB में, ठीक है, राइट। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं जब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसके बीच में वो सबसे अनस्टेबल कंडीशन होती है बेटा। वो क्या होती है, सबसे अनस्टेबल कंडीशन होती है, क्योंकि रिएक्टेंट तो टूट चुका होता है और प्रोडक्ट बना नहीं होता, उसके बीच की पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट बेटा। जैसे अगर हम कहें ऐसे आपके पास है RX और यहाँ पे आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा तो RNU बनता है और X निकल जाता है, ऐसी रिएक्शन हो रही, लेट्स सपोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, RX कोई रिएक्टेंट है, हम X को निकालना चाहते हैं, NU को लगाना चाहते हैं, तो होगा क्या बेटा, ये जब R आएगा तो X धीरे धीरे निकल रहा होगा और NU धीरे धीरे जुड़ रहा होगा बेटा। तो NU ना पूरा जुड़ा है ना X पूरा निकला है, इस स्टेट को सानिया क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, X पूरा निकल जाएगा और NU पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया बेटा रिएक्टेंट, इसको क्या कहेंगे सानिया, ट्रांजिशन स्टेट बेटा। ठीक है सर। क्लियर है बेटा, TS ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर हम इसी को एक्सोथर्मिक के लिए बनाऊंगा बेटा मैं, तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट होगा वो कम हो जाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो EP क्या हो जाएगा बेटा, EP की एनर्जी कम होगी, ER की ज्यादा होगी, तो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ा। यहाँ ER से EP की एनर्जी ज्यादा रहेगी एंडोथर्मिक में, और यहाँ पे क्या होगा, EP की एनर्जी ER से ज्यादा होगी एक्सोथर्मिक, सॉरी कम होगी एक्सोथर्मिक में। क्लियर है बेटा, तो प्लीज ये दोनों ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है, राइट। फिर ऊपर वाला एक मिनट। ग्राफ क्लियर है बेटा, ग्राफ क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी हाँ को जी बेटा? सर क्लियर है। यस सर। सर सर इसके ऊपर वाला दिखाना है। हाँ मैं इसकी इमेज भेज दूंगा बेटा, मैं अभी आज पे पूरा ही PDF भेज रहा हूँ इसका नोट्स का, ठीक है, राइट। सर मैं फिर लीव कर लूँ क्लास, मेरी वो फिजिक्स हाँ की कोई शुरू बात होगी। नहीं बेटा, लीव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। आदित्य क्लियर है बेटा, आदित्य क्लियर है, क्लियर है स्वास्थ्य सर, क्लियर है क्लियर बेटा, है। ठीक है। आर्यन क्लियर है ग्राफ, यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं भेज दूंगा बेटा ये, और एक बार आप देख भी लेना, इंपॉर्टेंट है ग्राफ बेटा, हाँ ठीक है, राइट। सर दोनों मेरे ग्राफ को अमीर कब बनाना है? कल बनाऊंगा, कल। 101 तेरे को शगुन भी ना दूं मैं इतना तो। मेरे को चाहिए नहीं। ठीक, चलिए बेटा, ठीक है। सर नीचे वाला ग्राफ एक मिनट दिखाना। ये ग्राफ है, बस नेचर सेम है बेटा, इसको ER से ऊपर तक रखना है EP को, इसको EP को नीचे कर देना ER से बेटा, तो ये डेल्टा H ग्राफ तो नेगेटिव। बन गई, साइड वाला लिखना था।
हाँ लिख लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है? तो किस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए बेटा, एक्सोथर्मिक में कि एंडोथर्मिक में? यहाँ पे किसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में ज्यादा है, एक्सोथर्मिक में क्या है, कम है। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी इस केस में, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बेटा। राघव मुझे बताओ, अगर आपको बॉल यहाँ से वहां तक भेजना है तो किसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है बॉल को इधर से उस पार करने में? किसमें ज्यादा एक्सोथर्मिक। एनर्जी? एक्सोथर्मिक ना बेटा, यहाँ पे इतनी तो गैप है, तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी बेटा रेट उतना फास्ट होगा उसका। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है राइट? ठीक है बच्चों, सानिया नोट कर लिया बेटा? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा, बाय बेटा, बाय।